हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस पंकज चैनल पे। आज हम अपनी रिवीजन सीरीज़ की थर्ड वीडियो जिसमें हम बायो के क्लास 10th के सभी चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। इससे पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स की रिवीजन वीडियोस आ चुकी है इंग्लिश मीडियम की। अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें। हिंदी मीडियम में अभी तक हमने फिजिक्स के सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दी है और जल्द ही केमिस्ट्री और बायो की वीडियोज़ हिंदी मीडियम में भी अपलोड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में बायो के चैप्टर्स देखेंगे। अगर वीडियो थोड़ी लंबी बनी तो 2 वीडियोज़ में बना दी जाएगी, नहीं तो एक ही वीडियो में हम सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि सारे ऐसे प्रोसेसेस जो लिविंग थिंग जो है परफॉर्म करता है, जैसे ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए और बॉडी मेंटेनेंस के लिए जो सारे फंक्शन ज़रूरी है। तो कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट है? तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है। तो सबसे पहला अगर हम देखें न्यूट्रिशन, जो डाइजेशन उसी के अंदर आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट फूड। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स आपको पता है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो दे आर ऑटोट्रॉप्स, और एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, मीन्स दे डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट और इनडायरेक्टली। तो ये डिपेंड्स ऑन प्लांट और एनिमल फॉर देयर फूड, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दे कैन मेक देयर ओन फूड। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। जो अभी हमने कहा ऑटोट्रॉपिक में ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब का यूटिलाइज करके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स और एल्गे। ये अगर दूसरा एग्जांपल पूछा जाए तो एल्गे करते हैं आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हो जाता है आपका जहाँ पर organisms do not possess the ability to synthesize their own food and they depend on autotrophs directly or indirectly, for example animals and fungi. Now autotrophic nutrition की अगर हम बात करें तो autotrophic nutrition में जो ऑटोट्रॉप्स जो न्यूट्रिशन करते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और ग्रीन प्लांट्स, तो ऑटोट्रॉप जो है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके उसे कन्वर्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस एक्टिविटी को हम कहते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, जब आपको सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? एनाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन, जो इसमें CO2, H2O इनको लेते हैं और उसको कन्वर्ट किस में करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है इसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। तो अब रॉ मटेरियल की बात की जाए तो सनलाइट, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। थर्ड है CO2 एंटर करता है थ्रू स्टोमेटा, ऑक्सीजन रिलीज भी होता है थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ। उसके बाद वाटर जो है साथ के साथ अपने साथ मिनरल्स को भी लेके आता है लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और ये सब रूट्स के थ्रू टेकन अप होता है बाय द सॉइल, फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? तो क्लोरोप्लास्ट जो है लीफ में, वहाँ पे होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये ग्रीन पिगमेंट, और इसी कारण से प्लांट का जो कलर, प्लांट के जो लीव्स हैं उसका कलर ग्रीन होता है। मेन इवेंट क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है जो लाइट एनर्जी है, जो सन की एनर्जी है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है बाय द क्लोरोफिल। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और प्लस उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका स्प्लिटिंग होता है, मतलब ब्रेक किया जाता है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुआ है उसके साथ हाइड्रोजन ऐड होके मतलब उसका रिडक्शन हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है। स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो कि सरफेस ऑफ द लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है? तो ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है उसको लूज़ करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह का होता है आपका स्टोमेटा। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये गार्ड सेल है, यहाँ पे स्टोमेटल पोर होता है। जब इसमें पानी इन करता है तो ये स्वेल कर जाता है और गार्ड सेल ओपन हो जाते हैं। जब इससे पानी बाहर निकल जाता है तो ये श्रिंक कर जाते हैं और गार्ड सेल बंद हो जाता है। नेक्स्ट है अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जब हम बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। होलोजोइक, जहाँ पर एनिमल सॉलिड फूड टेक इन करता है और ब्रेक करता है उसे इनसाइड द बॉडी, एग्जांपल अमीबा और एनिमल्स। सिंगल सेलर का एग्जांपल अमीबा है। सेप्रोफिटिक में ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एग्जांपल फंजाई। पैरासिटिक में पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। एग्जांपल हो गया आपके केस्कटा, टिक्स, लीच, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल है। अब है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। तो ये कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं? तो यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे करते हैं? तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। फूड इज टेकन अप बाय देयर एंटायर सरफेस, एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम। ये इन सब के द्वारा, अमीबा में इस तरीके का होता है आपका इंजेक्शन, जो फूड का इनटेक होता है। फिर ये सूडोपोडियम बनाते हैं। सूडोपोडियम ये फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल के अंदर फूड मॉलिक्यूल को ले लेता है। फिर उसका डाइजेशन किया जाता है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन और फिर इजेशन। तो ये प्रोसेस होता है आपका। जो डाइजेशन
ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसमें ये सारे है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद थर्ड होता है आपका एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन, फिफ्थ होता है इजेशन। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना। पैरामीशियम में जो ये काम होता है ये स्पेसिफिक स्पॉट पे होता है और वो वहाँ पर कैसे पहुँचता है, बाय द सीलिया, जो कि स्मॉल हेयर प्रेजेंट ओवर द पैरामीशियम के बॉडी के छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को एक स्पेसिफिक स्पॉट पर लेके आता है। अब अगर हम न्यूट्रिशन के स्टेप्स देखें हेटेरोट्रॉफ्स में, तो पहला होता है इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, सेकेंड इज डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर वन, एब्जॉर्प्शन मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड और इजेशन है कि वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल करना। ठीक है, अब अगर सबसे पहले ह्यूमन बींग की हम बात करें तो ह्यूमन बींग में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें अलग अलग रोल प्ले करता है। तो माउथ का काम होता है इंजेशन या इनटेक ऑफ होल फूड। टीथ क्या करता है, उसे च्यू या ग्राइंड करता है। टीथ का आप ध्यान रखना, टीथ का जो सेट होता है वो 2 1 2 3 इससे आप याद रख लेना। ये आपके सबसे दो हैं, वो होते हैं आपके दो होते हैं आपके इंसिजर्स। ठीक है, फिर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये एक सेट की तरफ होता है, 3 2 5 और 3 8। ठीक है, उसके बाद टंग का काम होता है रोलिंग ऑफ फूड और टेस्टिंग ऑफ फूड और उसको पुशिंग डाउन या स्वेलिंग डाउन ऑफ फूड। इसके अलावा यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है। हमारे माउथ के अंदर एक ग्लैंड होता है जो कि सिक्रीट करता है सलाइवा प्लस म्यूकस, और ये सलाइवा जो है उसके अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है किसमें, शुगर में। तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है यहाँ पर ही आपके माउथ में। नेक्स्ट है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो है उसका बस एक काम होता है फूड को माउथ से लेकर स्टमक तक पहुंचाना, और इसी बाय द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ ईसोफेगस को हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ईसोफेगस का आप ध्यान रखना, यहाँ पर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो यही एक लौता साइट है जहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है। अगला है स्टमक। तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। 3 तरह होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, 3 चीज़ें होती हैं, म्यूकस, HCl, पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, बट इसको फंक्शन करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है HCl, बट HCl बहुत हार्मफुल होता है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, HCl का एक और काम होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उसको किल करने का भी काम HCl का होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो उसमें भी इंटेस्टिनल एंजाइम्स निकलते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जिनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, और एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में वो रिलीज़ कर देते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत सारे सिक्रीशंस रिसीव करता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, जो इंटेस्टाइन से रिसीव करता है उसे हम कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, तो सॉरी इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टिनल जूस होते हैं जिसमें ये तीनों का डाइजेशन होता है जो अभी हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का। ठीक है, लिवर की अगर हम बात करें तो लिवर में बाइल जूस सिक्रीट होता है, और बाइल जूस का काम होता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। फिर पैंक्रियाज क्या काम करता है, तो इसके अंदर पैंक्रियाटिक जूस होते हैं जिसमें 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, लाइपेज फैट्स को लिपिड्स में, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। फिर लास्ट में आपका लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये क्या करता है, एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जो बाकी रेस्ट ऑफ मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम द बॉडी बाय एनएस। अब ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक रफ डायग्राम है। यहाँ माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, गॉल ब्लैडर, लिवर, स्टमक, ठीक है, पैंक्रियाज, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको कोलोन जो हम कहते हैं, फिर वर्मीफोरम अपेंडिक्स, रेक्टम जहाँ पे स्टोर होता है यहाँ से, और एनएस से बाहर निकल जाता है। अब जो हमारा ये पार्ट है अगर हम देखें यहाँ से माउथ से लेकर रेक्टम तक जो है एक कैनाल की तरह से बना होता है, और फूड जिसमें ट्रैवल करता है, तो जिसमें फूड ट्रैवल करता है एक कैनाल की तरफ उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। बट इसके साथ साथ बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपना जूस सिक्रीट करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों को मिला के हम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा सिक्रीट करता है, लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। तो ये था आपका डाइजेशन। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज। सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। बट जो ऑक्सीजन लिया है उसका यूज़ किस लिए होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब अगर हम ब्रेक डाउन पाथवे देखें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज जो है वो आपका 6 कार्बन शुगर होता है, साइटोप्लाज्म में वो पायरुविक एसिड में पहले कन्वर्ट होता है और 8 ATP एनर्जी निकलता है। अब ये पायरुविक एसिड से 3 पाथवे फॉलो करता है। पहला, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में।
अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो, और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये कहाँ पे होता है, तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है आपके ईस्ट सेल में, ये आप ध्यान रखना। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, और कितनी एनर्जी निकलती है, 30 ATP मैक्सिमम इसी में निकलती है। फिर जो मसल्स में, जो ह्यूमंस की अगर हम बात करें, मसल्स में अगर ऑक्सीजन का लैक हो जाए, मतलब ऑक्सीजन है बट जितना चाहिए उतना नहीं है, तो बन जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और यही बनने के कारण क्रैम्प्स आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्रैम्प्स किस लिए आते हैं, तो लैक्टिक एसिड बनने के कारण। अब रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो जहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसे हम कहेंगे एरोबिक। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, और एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। एनारोबिक में ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, एंड प्रोडक्ट अल्कोहल या लैक्टिक एसिड होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होता है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो अगर हम पैसेज ऑफ एयर देखें तो सबसे पहले नोस्ट्रिल से आपके नेज़ल पैसेज, वहाँ से नेज़ल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, और फिर ब्रोंकियाई, ये लंग्स वाला पार्ट है, ब्रोंकियाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से एल्विलाई, और फिर ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज के बाद जो ये पहुंचाता है आपका हार्ट तक, और हार्ट से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है फिर वो लंग्स में आता है, फिर ये लंग्स से एल्विलाई, और ये फिर अपर साइकिल चलती है। एल्विलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेज़ल कैविटी, और फिर आपका नोस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस। ओके, अब अगर हम बात करें इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इनहेलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका चेस्ट की कैविटी है वो एक्सपेंड करती है, ठीक है, और एक्सहेलेशन में चेस्ट की कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसमें रिफ्स अप लिफ्ट होते हैं, इसमें रिफ्ट डाउनवर्ड मूव होता है। डायाफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है शेप में, डायाफ्राम इस केस में डोम शेप्ड हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज़ हो जाता है, इसमें वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि एयर उससे बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट ये वाला हम देखें, ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें नॉस्ट्रिल से एयर आता है, फिर नेज़ल पैसेज से होते हुए आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, फिर लैरिंग्स में आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। क्यों, ताकि वो जब एयर अंदर बाहर जाए तो ये कोलैप्स ना हो, इसीलिए यहाँ रिंग ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं। फिर उसके बाद ये आता है आपका ब्रोंकियाई, ब्रोंकाई से ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और इसके जो एंड में ये एल्विलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एल्विलर सैक कहते हैं, और इसके साथ कैपिलरीज लगी होती हैं जो कि यहाँ से एक्सचेंज करती है गैसेस का और ऑक्सीजन ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसे दे देती हैं, ठीक है। अब एक्सहेलेशन, इनहेलेशन का ये है। एक्सहेलेशन में जो डायफ्राम है इनहेलेशन के टाइम पे फ्लैट हो जाता है तो इसको जगह ज़्यादा मिलती है, एक्सहेलेशन के टाइम पे ये जगह कम हो जाती है तो ये वाला डायफ्राम अपवर्ड मूव करने लगता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें, जो हमने कहा कि जो रिच इन ऑक्सीजन है वो एल्विलाई से कहाँ इंटर करता है, ब्लड में, थ्रू ब्लड वेसल्स, और फिर ये जो ब्लड में ऑक्सीजन बाइंड करता है किसके साथ, तो हीमोग्लोबिन के साथ, आरबीसी में, और ये फिर ऑक्सीजन जाता है टिश्यूज़ तक, फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आया है वो रिलीज़ होता है ब्लड में और फिर डिज़ोल्व हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स के थ्रू एल्विलर सैक में आता है और फिर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगर हम बात करें जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मीन्स जो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन के लिए, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिजोल्व ऑक्सीजन का। अब चूंकि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्टर होता है, ठीक है, तो इनका ब्रीदिंग रेट है वो फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो ये एक सिंपलर और इट इज़ सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। गैसियस एक्सचेंज होता है कहाँ पर, तो स्टोमेटा से गैस एक्सचेंज होता है, स्टेम्स के लेंटिकल से या रूट्स के जनरल सर्फेसेस से रेस्पिरेशन के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, कि उनको रेगुलर सप्लाई फूड की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये कैसे पहुंचाते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, तो ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, हार्ट, आर्टरीज और वेंस एंड ब्लड एंड लिम्स, ठीक है। हार्ट एक हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है, आर्टरीज और वेंस ये ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है, और ब्लड और लिम्फ एक सर्कुलर मीडियम होती हैं। अब यहाँ पर हार्ट का बहुत अच्छे से आप समझना, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू, तो ये ध्यान रखना पल्मोनरी वेन ओनली वेन है जहाँ पे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अधिकतर वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ओनली वेन जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो है आपका पल्मोनरी वेन, और जो भी लंग्स से आता या जाता है उसको हम पल्मोनरी कहते हैं, ठीक है। अब हार्ट के अंदर हमेशा जो भी एंटर करेगा उसे हम वेन कहते हैं, हार्ट से बाहर जो भी लेके जाएगा उसे हम कहते हैं एट्रिया या आर्टरी। तो अब पल्मोनरी वेन जो है उस पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, सबसे पहले आता है लेफ्ट एट्रियम से, फिर यहाँ पर वॉल्व के थ्रू आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाता है कहाँ पर, एओर्टा तक। एओर्टा में मेन आर्टरीज जो है आपकी एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर ये पंप कर दिया जाता है बॉडी ऑर्गन्स तक, जहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के रिस्पॉन्स में कार्बन डाइऑक्साइड
जो है वो रिलीज़ होता है। अब ये बॉडी ऑर्गन से होते हुए जो सबसे पहले हार्ट में एंटर करता है वो राइट एट्रियम में, किसके थ्रू, तो वेन के थ्रू, वेना कावा के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, इसको वेना कावा के थ्रू एंटर करता है। और फिर ये राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद, अगर हम इसको ब्लू से शो करें, राइट एट्रियम में एंटर करता है, फिर वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, मैंने कहा लंग्स में जो आएगा वो पल्मोनरी कहलाएगा, हार्ट से जो बाहर निकलता है उसे हम आर्टरी कहते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाएगा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, फिर यहाँ पर ये एक्सचेंज होगा एल्वेलाई के थ्रू और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरह से अब अगर हम देखें, इस यहाँ पर ब्लड जो है वो हार्ट में एक बार आया गया, फिर एंटर करता है, फिर जाता है, तो 2 बार ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसलिए ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो 2 बार ट्रैवल करता है, ट्वाइस द हार्ट इन 1 कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो ये एओर्टा के अगर हम देखें, सबसे पहले पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करता है, ये पहला स्टेप हो गया। फिर यहाँ से आपका ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व कौन सा, बाइक्युस्पिड वॉल्व, ये दूसरा स्टेप होता है। फिर यहाँ आता है, यहाँ से ये जो वॉल्व है आपका, जिसे हम एओर्टिक वॉल्व कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर मिट्रल वॉल्व होता है, ये 3rd स्टेप हो गया। फिर ये यहाँ से एओर्टा से बाहर जाता है, 4th स्टेप। फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जाता है ये, और फिर बॉडी पार्ट से यहाँ से वेना कावा के थ्रू एंटर करता है, ये 6th स्टेप हो गया, 5th स्टेप हो गया। फिर वेना कावा से ये वॉल्व के थ्रू आता है राइट वेंट्रिकल में, जो कि आपका 6th पार्ट हो गया। फिर यहाँ से ये आपका वॉल्व होता है ट्रैकियोस्पिड वॉल्व, और इसके थ्रू ये पहुँचता है कहाँ पर, ये बाहर निकलता है बॉडी से, ठीक है, और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बॉडी से बाहर निकल के दोबारा कहाँ जाता है, लंग्स तक, ठीक है। ये हार्ट का फंक्शन होता है। अब अगर हम इसमें देखें तो एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है कि ब्लड हार्ट से निकलता है, ठीक है, और लंग्स तक जाता है और दोबारा लंग्स से हार्ट तक आता है, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा होता है आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड मूव करता है हार्ट से टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी और दोबारा हार्ट में आता है, इसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और ये दोनों सर्कुलेशन मिला के ही आपके डबल सर्कुलेशन कहलाता है। उसके बाद ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका, जिसमें 2 तरह के कंपोनेंट होता है, एक है आपका ग्रैनुलर कंपोनेंट, एक है लिक्विड कंपोनेंट। जो ग्रैनुलर कंपोनेंट होता है उसमें ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, और वो 2 आपके आरबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज, ये तीनों होते हैं इसमें। आरबीसी का काम क्या होता है, और गैस को कैरीज करना, चाहे ऑक्सीजन चाहे कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर इंपार्ट करता है ब्लड को। ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म और जो जर्म्स है उसको एनगल्फ करने में हेल्प करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो इसके अंदर 90% वाटर, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और ये येलो कलर का फ्लूइड होता है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सारे होते हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल्स, आयंस होते हैं, ठीक है। अब लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ जो है जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ब्लड कैपिलरीज में जब एक्सचेंज होता है, तो वहाँ से कुछ फ्लूइड जो है वो एस्केप हो जाता है ब्लड कैपिलरीज से, कहाँ पर, जो सेल में इंटरसेलुलर स्पेसेस है उसके बीच में, और इसमें बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन होता है ब्लड के कंपैरिजन में। और लिम्फ जो है वो फ्लो होता है फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, डिस्ट्रॉय करता है जर्म्स को, ठीक है। ये लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू मूव करता है। अब अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो 2 मेन ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। वेन्स क्या करता है, सबसे पहले आर्टरीज जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी नहीं करता, बाकी सभी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। सिमिलरली वेंस में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस, ये बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कहते हैं, इसको हम कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं। आर्टरीज जो है थिन और इलास्टिक होती हैं, थिक और इलास्टिक होती हैं। वेंस थिन और लेस इलास्टिक होते हैं। अच्छा, वेंस के अंदर वॉल्व्स होता है, आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं होते, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टरीज जो है वो डीप सीटेड होती हैं, ऊपर नहीं होती, अंदर होती है, और ऊपर जो आपको अपने हाथों में दिखाई देता है वो कौन सी होती हैं, वेंस। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका 2 इंपॉर्टेंट पाथवे होता है। एक अगर हम वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर कैरी करता है, मिनरल्स कैरी करता है, जो रूट से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाया जाता है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ये ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू वाटर खिंचा चला आता है। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को लीफ से अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है, और इसमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यूज़ होता है। एटीपी जो है वो एनर्जी की करेंसी होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर उसके बाद ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन होता है प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन में जो एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट वाटर का वो इसी कारण से होता है, जो कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। और फूड का जो लीव से अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो वाटर का बाहर निकलना ट्रांसपिरेशन, फूड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना कहलाता है ट्रांसलोकेशन। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन
प्लांट्स। अब है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये 4 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। यूरेटर वो डक्ट्स जिसके अंदर यूरिन ड्रेन आउट होता है फ्रॉम द किडनी, और जहाँ यूरिन स्टोर होता है एज ए रिजर्वायर वो है आपका यूरिनरी ब्लैडर, और जो बाहर निकल जाता है जिसके थ्रू वो है आपका यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये होता है आपके किडनी में आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरेटर के थ्रू स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो कैसे होता है, तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, मीन्स जो आपका अलग अलग ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल का सिंपलर मटेरियल में, इनऑर्गेनिक मटेरियल में, तो वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो बहुत सारे वेस्ट जनरेट करती है, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए उसे रिमूव करना जरूरी है। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। अब इसमें जो मटेरियल निकलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस ऑफ वाटर, गैसेस, सॉल्ट्स, ये सब निकलते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट में किस तरह के होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिन। एक्सेस ऑफ वाटर स्वेट के थ्रू या यूरिन के थ्रू निकलता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन सभी चीज़ों को रिमूव करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है, तो ये वाटर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, पीएच इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम और ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके चलता है। इसके अलावा ये एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया को, जो कि ब्लड से निकल के जो ब्लड में डिजॉल्व यूरिया है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये पॉइजनस सब्सटेंस जैसे टॉक्सिन्स, ड्रग्स, इसको भी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। और ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करता है बाय रेगुलेटिंग द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। अब यूरिन कैसे फॉर्म होता है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो आप। जो किडनी है, किडनी कंटेन्स मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। किडनी में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, और नेफ्रॉन्स बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज से मिलकर बना होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट होता है। उस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है, जिसके साथ लॉन्ग ट्यूब कनेक्टेड होता है, जो कि फाइनली कैप्सूल जो है उसके कैप्सूल के साथ लॉन्ग ट्यूब लगा होता है। और ये जो रीनल आर्टरी है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है किडनी तक, और उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और बहुत सारे सब्सटेंस उसमें मिले होते हैं। फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जब हमने कहा ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और ये फिल्टर एंटर करता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, जब हमने कहा ग्लोमेरुलस के साथ ट्यूब्यूल्स लगे होते हैं। अब जैसे जैसे ये फिल्टर ट्यूबुलर पार्ट में आगे जाता है तो इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और एक्सेस ऑफ वाटर दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स जो है जो ट्यूब्यूल्स के आसपास होते हैं उसमें दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, डिपेंड करता है कितना एक्सेस वाटर है बॉडी में या कितना नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना है। अगर उसको बाहर निकालना है तो ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है। ठीक है, तो ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट होगा। फिर जो फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है ट्यूबुलर पार्ट में वो यूरिन होता है, और फिर ये कलेक्ट हो जाता है बाय कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, और ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो किडनी को लीव करते हैं एट कॉमन पॉइंट, जो कि यूरेटर फॉर्म करता है, और यूरेटर से फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, जहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर क्रिएट करने के बाद अर्ज होती है और यूरिथ्रा के तो बाहर निकल जाता है। अब ब्लैडर जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि नर्वस कंट्रोल के अंडर होता है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम दिन में देखें तो एक दिन में 180 लीटर फिल्टर होता है ब्लड, जिसमें से ओनली 2 लीटर्स एक्सक्रीट आउट होता है, बाकी 99% इसका रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब अगर फंक्शंस की हम बात करें नेफ्रॉन्स की, तो नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या होता है, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, वाटर और आयोनिक बैलेंस को बना के रखता है, इसको हम ऑस्मोटिक रेगुलेशन कहते हैं। तो इस तरह नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आपका है बोमेंस कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस, और यहाँ से लूप्स लगा होता है। दो तरह के लूप्स होते हैं, एक पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनेलेज। और फिर यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन इकट्ठा होता है, और यहाँ से जाता है यूरेटर में से जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में। फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखना है। सबसे पहला है यूरिन फॉर्मेशन, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, ठीक है, फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमेंस कैप्सूल। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो यूजफुल सब्सटेंस जो है फिल्ट्रेट से वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं दोबारा कैपिलरीज जो उसके आसपास होती हैं। सिक्रीशन, जो यूरिया और एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट से सिक्रीट होते हैं ट्यूब्यूल्स में, जो कि कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर के थ्रू जाके यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है। फिर आर्टिफिशियल किडनी, जो हमारे ब्लड को अगर आर्टिफिशियली प्योरीफाई करता है तो उसको हम हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ये जहाँ किडनी फेलियर पेशेंट्स है उसमें ये किया जाता है। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो प्लांट्स अलग अलग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करती हैं जो एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स करता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। एक्सेस वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। प्लांट जो है बहुत सारे ओल्ड पार्ट्स को जैसे लीव या बार्क ऑफ ट्रीज़ को लूज़ कर देता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है जैसे रेजिन, गम्स, स्पेशली जाइलम सेल्स में रहते हैं, जो कि प्लांट्स जो है उनको भी लूज़ कर देता है। फिर इसके अलावा जो प्लांट जो है वो कुछ सब्सटेंसेस भी एक्सक्रीट करता है सॉइल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला आपका पहला चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसा कि हमको पता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ये रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं चेंज इन एनवायरनमेंट में। और जो चेंज इन एनवायरनमेंट है वो क्यों होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं
जिसके प्रति और रिएक्ट करते हैं उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं, जो भी चेंज एनवायरनमेंट में आता है, जैसे लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, ये सब एक स्टिमुलाई है जिसके अकॉर्डिंग प्लांट या एनिमल्स रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट और एनिमल इस स्टिमुलाई के प्रति अलग अलग मैनर में रिस्पॉन्ड करते हैं। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो एनिमल्स में मेनली 2 टाइप्स के सिस्टम होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में नर्वस न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स होते हैं या जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करने में, किसके थ्रू? बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। फिर हमारे बॉडी में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं नर्व सेल्स के, जो कि इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है एनवायरनमेंट से। और ये रिसेप्टर्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में लोकेटेड होते हैं। जैसे ईयर के अंदर जो हमारे रिसेप्टर होता है उसको हम कहते हैं फोनो रिसेप्टर, जो कि हियरिंग में हेल्प करता है और बैलेंस ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है। आई की अगर हम बात करें तो आई में होता है फोटो रिसेप्टर, जो हमको देखने में हेल्प करता है। स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन में होता है थिग्मो रिसेप्टर, जो कि हीट और कोल्ड के प्रति आपको बताता है, टच से बताता है कि कैसा है वो, आपका रफ है, स्मूथ है। फिर है नोज़ के अंदर जो रिसेप्टर होता है उसे हम कहते हैं ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये स्मेल का डिटेक्शन करने में हेल्प करता है। फिर टंग के अंदर होता है आपका गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि टेस्ट को डिटेक्शन में हेल्प करता है। फिर न्यूरॉन के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। इसमें सबसे बाहर वाला पार्ट जो है डेंड्राइट, जो कि इन्फॉर्मेशन को केमिकल फॉर्म में रिसीव करता है और फिर वहाँ से केमिकल से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है सेल बॉडी में, और फिर एक्सॉन्स के थ्रू ट्रैवल करता है, नर्व एंडिंग तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जाता है। नर्व एंडिंग में दोबारा वो केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट फिर उस केमिकल सिग्नल को लेता है। अच्छा, एक्सॉन्स और मसल्स फाइबर के बीच जो जंक्शन होता है, ये दो अगर हम बात करें, 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक एरिया है, और ये 2 न्यूरॉन्स का जो जंक्शन होता है उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, तो डेंड्राइट्स जो है इन्फॉर्मेशन एक्वायर करता है, सेल बॉडी वो एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और एक्सॉन जो है वो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सेल बॉडी का, उसे हम कहते हैं एक्सॉन, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी। ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट टू नेक्स्ट न्यूरॉन। सिनेप्स क्या होता है? जो गैप होता है आपका नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन और डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, उसके गैप के जो हम कहते हैं सिनेप्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं केमिकल सिग्नल्स में फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, ठीक है। उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये एक क्विक, सडन और इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है बॉडी का एक स्टिमुलस के प्रति, जैसे नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। तो हॉट ऑब्जेक्ट को जब आप टच करो तो या नी जर्क होता है, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन के उसमें आते हैं। फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? तो द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जिस पाथवे के थ्रू नर्व इम्पल्स जो है वो पास होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक और सडन रिस्पॉन्स होता है, जैसे कभी आप आसानी से किसी गर्म चीज़ को छूते हो, आप अचानक से अपना हाथ पीछे करते हो, तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और ये कैसे होता है? तो सबसे पहले आपका स्टिमुलस मतलब जो आपका चेंज हुआ, जैसे गर्म चीज़ को आपने छुआ या आपका अचानक से नी जर्क हुआ, ये आपका स्टिमुलस आया। ये स्टिमुलस भेजता है रिसेप्टर ऑर्गन्स जो स्किन है, यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन भेजता है इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन के थ्रू आता है मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टिव ऑर्गन्स तक, और ये इफेक्टिव ऑर्गन फिर रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये सारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और स्पाइनल कॉर्ड एक मैसेज ब्रेन तक भी भेज सकता है, ताकि अगली बार आप किसी गर्म चीज़ को छूने से पहले सोच लोगे अपने आप की गर्म है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक भी एक उसको भेजा जाता है। अगला है रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो 3 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। पहला वॉलंटरी, जो कि हम कंट्रोल कर सकें, और ये मेनली ब्रेन के 4 ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है, जैसे टॉकिंग, राइटिंग। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, जो कि मिड और हिंड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है, जैसे हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, ये सब इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है बाय स्पाइनल कॉर्ड, जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। अब रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जो ब्रेन से कंट्रोल्ड एक्शन है वो थोड़ा स्लो होते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन, जैसे अगर किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को छुओ या कोई पिन पे आपका हाथ पैर पड़ जाए, तो हमको बहुत जल्दी एक्ट करना होता है, अदरवाइज हमारा बॉडी हार्म हो जाएगा। तो यहाँ रिस्पॉन्स बहुत जल्दी जनरेट करना होता है, इसीलिए डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से ही इन जो एक्शन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस है वो आ जाती हैं। अगला है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं इसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। CNS में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनता है, और वहाँ से जो नर्व्स निकलती है, जो कि ब्रेन से नर्व्स निकलता है उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइन से जो नर्व्स निकलते हैं उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये दोनों मिलकर बनाते हैं PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और ब्रेन हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है बॉडी का। इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि इसमें मेजर पोर्शन होता है सेरिब्रम।
इसका फंक्शन होता है, थिंकिंग पार्ट होता है ये ब्रेन का, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, मेमोरी स्टोर करने का काम करता है, और सेंसरी इम्पल्स जो है अलग अलग बॉडी पार्ट से या उसको इंटीग्रेट करता है, और हंगर से एसोसिएटेड सेंटर भी इसी फोर ब्रेन में होता है। अगला है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इनवॉलंटरी एक्शन जैसे प्यूपिल साइज का चेंज होना, रिफ्लेक्स एक्शन हेड का, नेक का, ट्रंक का, इसको कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स। तो सेरिबेलम करता है पोस्चर एंड बैलेंस, प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। जैसे आपको लिखना है तो लिखने के लिए जो है लिखना, आपको क्या लिखना है ये कौन बताएगा, तो ये काम है फोर ब्रेन का। बट पेंसिल कैसे पकड़नी है, पेन कैसे पकड़ना है, तो ये काम है किसका, सेरिबेलम यानी हिंड ब्रेन के एक पार्ट का। फिर मेडुला, ये इनवॉलंटरी एक्शन जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ये मेडुला इसको कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा पूरा नाम है। पॉन्स की अगर हम बात करें तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे रेस्पिरेशन का रेगुलेशन, ये पॉन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। तो ये हमारे ह्यूमन ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे ये फोर ब्रेन, ये आपका होता है मिड ब्रेन और ये होता है हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन में आपका मेनली सेरिबेलम होता है, फिर यहाँ मिड ब्रेन आपका ये वाला पार्ट है, और यहाँ पे हिंड ब्रेन होता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। फिर अगर हम बात करें प्रोटेक्शन जो है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कैसे होती है, तो ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय फ्लूइड फील्ड बैलून, जो कि शॉक की तरह एब्जॉर्ब करता है, और ये हमारा जो स्कल है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं उसके अंदर होता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एनक्लोज्ड होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। तो नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो सेंस ऑर्गन्स जो है यहाँ से सेंसरी नर्व्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिसीव किया जाता है, डिसीजन बनाया जाता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। फिर ये भेजता है मोटर नर्व्स से, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो मसल्स तक लेके आता है और रीअरेंजमेंट होती है मसल्स प्रोटीन्स की, और फिर मसल शॉर्टन हो जाता है, ये रिस्पॉन्स होता है। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन होता है नर्व्स और मस्कुलर टिश्यू के बीच में। फिर लिमिटेशंस क्या क्या है इस इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशंस की, तो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है सिर्फ उन्हीं सेल्स तक पहुंचता है जो कि कनेक्टेड होते हैं नर्वस टिश्यू से, और जनरेशन के बाद और ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिक इंपल्स में सेल को कुछ टाइम लगता है अपने मैकेनिज्म को रीसेट करने में, दोबारा ट्रांसमिट करने से पहले, तो इसलिए ये उतना फास्ट नहीं हो पाता है। फिर है प्लांट के अंदर कोई भी ऐसा नर्वस सिस्टम नहीं होता है। अगला है केमिकल कम्युनिकेशन। तो ये ओवरकम टू द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। तो प्लांट्स में और एनिमल्स में होता है आपका केमिकल कम्युनिकेशन। प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो 2 तरीके से डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, एक होता है डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ का एग्जांपल है जो आपका स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है, उसमें प्लांट जो है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स जो है उसका यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल को कन्वर्ट भेजने के लिए। फिर अगर हम बात करें, जब इस केस में सेल अपना शेप भी चेंज कर लेते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, जिससे स्वेलिंग या श्रिंकिंग हो जाती है। जैसे अगर आप टच मी नॉट को प्लांट को छुओ तो लीव्स जो है वो मुरझा जाते हैं, तो ये ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होता है, इसमें प्लांट की ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है, जैसे ये मूवमेंट जो है ट्रॉपिकल मूवमेंट होता है, मतलब डायरेक्शन में ये मूवमेंट करती है। जब भी स्टिमुलस मिलता है तो रिस्पॉन्स में एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। सबसे पहला टेंड्रिल। टेंड्रिल जो है वो जो पार्ट ऑफ टेंड्रिल है वो अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स ग्रो मोर रैपिडली, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है बाकी आसपास के ऑब्जेक्ट के कारण, और इसी कारण ये सर्कुलेशन कर लेता है अराउंड द ऑब्जेक्ट। फोटोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ मूवमेंट होना। जियोट्रोपिज्म, अर्थ की तरफ, ये ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होना। कीमोट्रोपिज्म जो आपका केमिकल्स के थ्रू, इसका एग्जांपल ज़रूर याद रख लेना, पोलन ट्यूब का आपका ग्रोथ टुवर्ड्स ओव्यूल, ये आपका कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। फिर हाइड्रोट्रोपिज्म, तो मूवमेंट ऑफ वाटर, जो ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर, ये हाइड्रोट्रोपिज्म है, और रूट्स का ग्रोथ टुवर्ड्स अर्थ, ये आपका जियोट्रोपिज्म है। शूट्स का मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, ये आपका फोटोट्रोपिज्म है। फिर प्लांट्स जो हैं वो भी कुछ केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, उन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स, ठीक है। और मेन प्लांट्स हार्मोन्स जो हैं वो ये 4 होते हैं आपके। ऑक्सिन जो कि शूट टिप पे होता है, सेल को लॉन्गर करता है, हेल्प करता है सेल को लॉन्गर ग्रो करने में, और फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता है। जिब्रेलिन्स ये स्टेम को ग्रोथ करता है। साइटोकाइनिन्स ये सेल डिवीजन प्रमोट करता है और फ्रूट्स और सीड्स में प्रेजेंट होता है। एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, लीव्स की विल्टिंग इसकी वजह से होती है, और ये स्ट्रेस हार्मोन भी होता है। अगला है हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, दे आर द केमिकल सब्सटेंस जो कि कोऑर्डिनेट करती है एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके ग्रोथ को। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करें तो ये ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली ब्लड में, तो इसी को हम एंडोक्राइन कहते हैं। लेकिन जो अभी हमने बाकी ग्लैंड्स 3 पढ़े थे, इसमें सलाइवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज और आपका लिवर, ये तीनों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, क्योंकि ये अपना जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट नहीं करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस है वो अगर देखें तो सबसे पहला है थायरॉक्सिन हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है। नेक या थ्रोट में होता है ये, इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, फैट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, और आयोडीन की
के कारण ये सिंथेसाइज होता है। आयोडीन की कमी हो तो ये सिंथेसाइज नहीं होता और गॉइटर बीमारी हो जाती है। फिर ग्रोथ हार्मोन, ये हमारा मास्टर ग्लैंड जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं उसके थ्रू सिक्रीट होता है, मिड ब्रेन में ये रहता है और ये रेगुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एड्रेनलिन, ये एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है, ये हमारे किडनी के ऊपर होता है, ये रेगुलेशन करता है ब्लड प्रेशर का, हार्ट का, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का इमरजेंसी के दौरान। फिर इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये पेंक्रियास से निकलता है। पेंक्रियास का ध्यान रखना, ये दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करता है। ये पेंक्रेटिक जूस भी निकालता है और इंसुलिन भी रिलीज़ करता है। ये स्टमक के बिलो होता है, ये रिड्यूस करता है, ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। टेस्टोस्टेरोन ये मेल में होता है, ठीक है, जो कि आपका ये सेक्स हार्मोन, ये दोनों सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं क्योंकि ये सेक्स पे डिपेंड करता है, मेल या फीमेल के ऊपर। और ये दोनों जो है टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें तो ये मेल में होता है और ये आम जो है वो टेस्टिस के थ्रू सिक्रीट होता है। एस्ट्रोजन जो है वो ओवरीज के थ्रू सिक्रीट होता है और ये काम क्या करते हैं, जो प्यूबर्टी के दौरान जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है वो काम इन दोनों हार्मोन्स का होता है। फिर उसके बाद है रिलीजिंग हार्मोन, तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। इसका काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ कराने के लिए स्टिमुलेट करना, ठीक है, तो ये रिलीजिंग हार्मोन का काम होता है। तो ये टोटल 6 हार्मोन्स आपके इंपॉर्टेंट थे जहाँ पर हमने ये देख लिया, जैसे हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, फिर पेंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, ठीक है, तो ये ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात की गई है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें आयोडीन सॉल्ट की, तो आयोडीन सॉल्ट नेसेसरी है, क्यों? क्योंकि आयोडीन मिनरल जो है एसेंशियल पार्ट है थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीशन का थायराइड ग्लैंड के थ्रू। थायरोक्सिन रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। तो अगर हम आयोडाइज सॉल्ट नहीं कंज्यूम करेंगे तो थायराइड ग्लैंड हमारा काम नहीं करेगा और डेफिशिएंसी हो जाएगी आयोडीन की और उस डिजीज़ हो जाएगी जिसे हम सोलन नेक या गॉइटर कहते हैं। फिर डायबिटीज़ की अगर बात करें तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ करना, उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। कॉज क्या होता है? ये आपका इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाना, जो कि सिक्रीट होता है बाय द पेंक्रियाज और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। ट्रीटमेंट क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब कि अगर एक्सेस या डेफिशिएंसी हो जाए हार्मोन्स की तो उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है बॉडी पे। तो फीडबैक मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट हो प्रिसाइज क्वांटिटी में एट राइट टाइम, ठीक है। जैसे अगर यहाँ हम बात करें, आपका सबसे पहले अगर हाइपोथैलेमस है, ये रिलीजिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट करेगा, वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करता है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो पेंक्रियाज को इंस्ट्रक्ट करता है कि इंसुलिन रिलीज़ करे और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए, ठीक है। अब इसमें 2 तरह के मैकेनिज्म होता है। अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल है तो ठीक है, अगर डिक्रीज़ हुआ तो नेगेटिव मैकेनिज्म जाएगा। नेगेटिव मैकेनिज्म का मतलब कि अगर ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ है इसका मतलब इंसुलिन को रोक लेना है, ठीक है। और अगर बढ़ गया है तो पॉजिटिव मैकेनिज्म, मतलब ये एक्शन बहुत जल्दी करना है, ठीक है। तो ये आपका फीडबैक मैकेनिज्म जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से होता है। तो ये था हमारा ब्रेन का इंपॉर्टेंट। तो 2 चैप्टर हमने कर लिया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और लाइफ प्रोसेस। अब अगला चैप्टर देखते हैं। यह अगला चैप्टर जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, अगला जो 3 चैप्टर है मीन्स आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और एनिमल्स, इसके अलावा एनवायरनमेंट और एक चैप्टर हो गया आपका हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लो। अब जल्दी ही अब फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, बायो का 10th का कंप्लीट होते ही इस संडे को हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके 9th के टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले आपको 9th के किस सब्जेक्ट का चाहिए, बायो, केमिस्ट्री या फिजिक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तब हम सबसे पहले संडे को उसी की वीडियो अपलोड करेंगे और मंडे ट्यूसडे तक हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे वीडियोस थ्योरी के अपलोड हो जाए। और उसके बाद आपके वेडनेसडे, थर्सडे, इन दोनों दिन हमारी कोशिश रहेगी कि 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ लाने की, ठीक है। आपने कहा है कि 100 क्वेश्चंस मिक्स फॉर्मेट में आए, तो ये हम कोशिश करेंगे 100 बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लाया जाए। तो वेडनेसडे, थर्सडे या मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को शायद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 तारीख को आपका 6 सैटरडे है ना, हाँ, तो अगर कोशिश हुआ तो फ्राइडे को एक फाइनल मैराथन रिवीजन वीडियोज़ लाने की हम कोशिश करेंगे, लाइव क्लास करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़रूर बताएं आपको एक कंटेंट कैसा लगा। और जो एक आपको कहा गया है 9th क्लास के लिए सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट का आपको वीडियोस चाहिए, उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।